नमस्कार दोस्तों सबसे पहले तो मैं चंद्रयान-3 की सफलता के लिए अपने देश के वैज्ञानिकों को और ख़ासकर इसरो के वैज्ञानिकों को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और इस वीडियो में मैं जैसे कि बचपन में मैं सुनते आया था कि चंदा मामा दूर के, पुआ पकाए गुड़ के। तो अभी भी हमारे देश के मैं समझता हूँ कि कम से कम 70% लोगों के लिए चाँद बहुत दूर है। क्योंकि मुझे एक घटना याद आती है, कुछ किशोरावस्था की घटना है। मैं इंटर पास कर चुका था और मेरा दोस्त शंकर, जिसका स्कूल का नाम विद्या शंकर है और वो जमशेदपुर में आजकल रह रहा है। तो इंटर पास करने के बाद मैं आईटी की तैयारी में जब मैं असफल हो गया तो हम दोनों मतलब गाँव से जमशेदपुर आए हुए थे और हम दोनों एक साथ रह रहे थे। वो एक प्राइवेट कंपनी में मतलब टिस्को में जाके काम कर रहा था अंडर कॉन्ट्रैक्टर, और मैं अपना बैंक, रेलवे ये सब की तैयारी कर रहा था। तो एक दिन ऐसे ही बातों-बातों में उससे चाँद के बारे में बात होने लगी और चाँद पर वैज्ञानिक जा चुके हैं, एस्ट्रोनॉट जा चुके हैं। इस तरह की मैं उससे बातचीत कर रहा था। चूँकि वो पढ़ा-लिखा तो इंसान था, वो भी 12th पास था, मैं भी 12th पास था। वो आर्ट्स बैकग्राउंड से पढ़ा था, मैं साइंस बैकग्राउंड से पढ़ा था। चूँकि वो पढ़ने में साधारण था, इसलिए कोई कॉम्पिटिशन की तैयारी नहीं कर रहा था और मैं चूँकि जहाँ मेरा लक्ष्य था आईआईटी क्लियर करना, और उसमें जब मैं असफल हो गया तो उसके बाद मैं अपने पैर पे खड़ा होने की कोशिश करने लगा, क्योंकि घर से पैसे मिलने बंद हो गए। एनीवे, तो उससे ऐसे ही चाँद के बारे में बात हो रही थी और मैंने उसको बोला, तुमको मालूम है कि इतने वर्षों पहले अमेरिका से एस्ट्रोनॉट जा चुके हैं, आर्मस्ट्रांग जा चुके हैं चाँद पर। तो उसने तपाक से बोला, अरे यार ये सब बकवास की बातें हैं, इतना चाँद दूर है, कोई कैसे जा सकता है। हम बोले यार किताब में लिखा हुआ है, इसका बारे में न्यूज़पेपर में छपा होगा उस समय जब चाँद पर गए होंगे। तो वो बोलने लगा कि यार न्यूज़पेपर में तो कुछ भी छप जाता है, कुछ भी नेता लोग कुछ भी छपवा देते हैं, ऐसे वैसे वो सब अपना मतलब तर्क देने लगा। मैं सोच में पड़ गया। मैं उसको बोला, यार तू पढ़ा लिखा है, 12th क्लास तक पढ़ा लिखा है, तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है। बोला इससे क्या हुआ, किताब में ऐसे ही कुछ लिख देते हैं, अखबार में कुछ भी लिख देते हैं, मैं विश्वास नहीं करता हूँ। चाँद इतना दूर है, यहाँ से आदमी चाँद पर कैसे चला जाएगा। तो जिस मानसिकता में मतलब एक 12th क्लास का पढ़ा लिखा लड़का बिहार के, ठीक है सरकारी स्कूल कॉलेज में वो पढ़ा था, वो गांव के सरकारी स्कूल कॉलेज में पढ़ा था और मैं जमशेदपुर में आके पढ़ा लिखा था 7th क्लास से। लेकिन हम दोनों के थिंकिंग में कितना फर्क था, क्योंकि ये थिंकिंग में जो फर्क के पीछे जो मेन कारण है दोस्तों, वो सिर्फ नॉलेज नहीं है, एक इसको अवेयरनेस बोलेंगे भाई, कि वो क्यों इस तरह से मेरी बात को तुरंत डिस्कार्ड कर दे रहा है कि नहीं तुम ऐसे ही बोल रहे हो, कोई कैसे जा सकता है। और जिस मानसिकता में मेरा दोस्त शंकर जी रहा है, मैं समझता हूँ कि आज के समय भी हमारे देश में कम से कम 70 करोड़ लोग जी रहे हैं। वो भी हो सकता है 12th पास होंगे, हो सकता है बीए पास होंगे, लेकिन उनके अंदर ऐसी विचार होती है कि कोई आदमी यार चांद पे कैसे चला जाएगा, एवरेस्ट पे तो जा सकता है कैसे भी करके, 10 दिन में 15 दिन में गिरते पड़ते पहुंच जाएगा माउंट एवरेस्ट पर, लेकिन चांद पर इतनी ऊंची छलांग कैसे लगा सकता है। तो ऐसे ही लोगों के लिए ये वीडियो है, ये कोई देश के जो इंटेलिजेंट लोग हैं उनके लिए वीडियो नहीं है। जो आईआईटी में पढ़ रहे हैं, जैसे मेरा बेटा अगर आईआईटी में पढ़ रहा है तो उसके लिए वीडियो नहीं है। जो आईआईटी में पढ़ रहे हैं भाई, जो मेडिकल में पढ़ रहे हैं, जो टॉप मतलब 10% इंटेलिजेंट लोगों में हैं, शिक्षित लोगों में हैं, एजुकेटेड लोगों में हैं, उनको मुझे कुछ समझाने का, पढ़ाने का इतना कुछ शौक नहीं है। मैं चाहता हूं कि जो देश के गरीब लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनको थोड़ा सा जागरूक करूं, उनको थोड़ा सा मोटिवेट करूं कि भाई हम लोग कितने तरक्की कर रहे हैं, देश और दुनिया कहाँ जा रहा है, और आप इतनी अंधविश्वास के साथ क्यों जी रहे हो, क्यों ऐसा मान के चल रहे हो कि चांद पर कोई नहीं जा सकता। ये घटना भले ही 1995 के समय की है, लेकिन आज भी 2023 में भी मैं समझता हूं कि हमारे देश में लगभग 70 करोड़ लोग, कभी करीब आधी जनसंख्या, मेरा दोस्त जिस तरह से, जिस मानसिकता में जी रहा है, जिस रूढ़िवादिता में जी रहा है, जिस अंधविश्वास में जी रहा है, जिस अनसाइंटिफिक अवैज्ञानिक सोच में जी रहा है, वैसे ही आज के जमाने में भी करोड़ों लोग जी रहे हैं। तो उनको ही मैं थोड़ा सा जागरूक करने के लिए, थोड़ा सा बताने के लिए इस वीडियो में अपने तरीके से मैं समझाऊंगा कि क्या है ये चंद्रयान, किस तरह से ये हम लोग जाते हैं चांद पर, किस तरह से हमारे रॉकेट, हमारे साइंटिस्ट लोग किस तरह से काम करते हैं। तो मैं मोटी भाषा में बात करूंगा, एकदम टू द पॉइंट, इतना साइंटिफिक वे में नहीं मैं जाऊंगा, उतने डिटेल्स में नहीं जाऊंगा कि जैसे कि चांद का क्या ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है,
ये जैसे कि प्रोपल्शन मॉडल क्या है, ये लैंडर रोवर, इतने ज़्यादा टेक्निकल टर्म में ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करूँगा। तो जो अशिक्षित लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे वो मेरी माँ ही सामने में क्यों ना बैठी हो 5वीं 6ठी पास, मैं चाहूँगा कि वो भी इस वीडियो से थोड़ा-सा कुछ समझे। तो सबसे पहले हम लोगों को ये समझना है कि ये ब्रह्मांड बहुत बड़ी एक जगह है, बहुत बड़ा वॉल्यूम है। इसका कोई ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई हम मेजर नहीं कर सकते हैं। आज तक वैज्ञानिक लोग नहीं पता लगा सके हैं कि ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है, मतलब आकाश में हम कितना भी दूर तक जा सकते हैं। इसका कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस है। और उस लिमिटलेस जगह में, उस अनंत जगह में बोलिए क्या हिंदी में इस तरह के शब्दों को मैं कुछ ज्यादा यूज भी नहीं कर पाता हूँ। तो अनंत ये ब्रह्मांड है, उसका कोई लेयर नहीं है। जैसे छत है, इसका छत के इस रूम का एक लेयर है 10 बाई 10, हाइट भी 10 बाई 10 है, तो इसका एक लेयर है। लेकिन इस आकाश का कोई लेयर नहीं है, कोई दीवार नहीं है कि उस दीवार पे जाके हम जाएंगे तो ऐसे टक्कर लग जाएगा। तो इस अनंत ब्रह्मांड में हम एक छोटे से पृथ्वी पर रहते हैं। कैसे पैदा हुए वो सब छोड़ो, 1 मिलियन वर्ष पहले आए इस धरती पे या कब आए वो सबको भूल जाते हैं। तो दोस्तों ये सपोज कीजिए कि ये पृथ्वी है और यहाँ पर हम एक छोटे से ऑब्जेक्ट के रूप में, एक आदमी के रूप में यहाँ पर हैं। और यहाँ इस पृथ्वी का मास के वजह से, मतलब द्रव्यमान के वजह से एक अट्रैक्शन फोर्स होता है। मतलब इस ब्रह्मांड में समझ लीजिए कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैंने दो अलग कर दिया, ढक्कन इसका और ये मार्कर, ये दोनों में भी एक अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है। इवन मैं अगर ये दोनों हाथ भी ऐसे कर दिया हूं तो दोनों के बीच में कुछ अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है। ये न्यूटन साहब ने खोज किया था कि इस ब्रह्मांड में कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो जिसमें मास होता है, वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बेसिक प्रिंसिपल है। तो यहाँ से ये, जैसे कि ये पृथ्वी है, ये अर्थ है, तो यहाँ से अगर किसी ऑब्जेक्ट को, किसी वस्तु को अगर हमको ऊपर फेंकना है, तो जैसे ही हम फेंकते हैं इस पे एक अट्रैक्शन फोर्स काम करना शुरू कर देता है। अट्रैक्ट तो ये भी कर रहा है, देखा जाए तो ये भी, आप बोलेंगे कि ये भी तो अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, ऑफकोर्स दोनों अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन इसका चूंकि बहुत छोटा मास है, ये कुछ 1 kg है या 100 kg है, और जहां पर इसका द्रव्यमान लाखों किलोग्राम है, तो अर्थ चूंकि ज्यादा मास है, इसलिए इस छोटे से मास को ये इजिली खींच लेती है। इसलिए जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो उसको अर्थ नीचे की तरफ खींच लेती है। जैसा कि न्यूटन साहब ने इस चीज को पता किया था, जब उनके माथे के ऊपर एक एप्पल गिर गया तो सोच में पड़ गए कि ये एप्पल नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया। तो ऊपर इसलिए नहीं चला गया क्योंकि पृथ्वी ने उस एप्पल को नीचे की तरफ खींच लिया। अगर पृथ्वी उसको नहीं खींचेगी तो समझ लीजिए वो ऊपर चला जाएगा। तो सबसे पहले तो ये मोटी सी बात समझना है कि यह पृथ्वी हर एक चीज को अपनी तरफ खींचती है। जैसे कि अगर हम ऐसे जंप भी करते हैं तो हम नीचे क्यों गिर गए, क्योंकि पृथ्वी हमको खींच ली। ये मोटी बात पहले समझ लीजिए। उसके बाद दूसरी बात ये समझना है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को, अब बात यह आती है कि चांद पर हम कैसे जाएं। मतलब अगर चांद अगर नजदीक होता तो किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे मार्कर ही है, इस मार्कर को हम इतनी जोर से फेंक देते कि वो चांद पर चला जाता है। अगर चांद नजदीक होता तो, जैसे कि ये छत पर अगर इसको फेंकना है तो हम ऐसे फेंकेंगे तो वो छत पे चला जाएगा। लेकिन दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि चांद इतना नजदीक नहीं है, कोई 10 मीटर या 50 मीटर की दूरी पर नहीं है कि किसी ऑब्जेक्ट को हम ऐसे फेंक दिए और वहां पर चला गया, बल्कि चांद कुछ 3,84,400 किलोमीटर दूर पर है। बहुत 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 ज्यादा दूर पर है। तो उसके पास अगर हमको कोई चीज फेंकना है तो निश्चित रूप से बहुत ताकत से हमको उस चीज को फेंकना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन पैदा होता है कि क्या हम इस पृथ्वी से किसी वस्तु को इतना तेजी से हम फेंक सकते हैं जिससे कि वो ऑब्जेक्ट, वो वस्तु, जैसे मार्कर पेन, क्या हम इतना जोर से फेंक सकते हैं कि वो पृथ्वी पर वापस ना आए? ऐसा पॉसिबल है। उसी स्पीड को हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी, प्लाइन वेग। मतलब वैसा वेग जिस वेग से अगर हम उस ऑब्जेक्ट को फेंक दें तो पृथ्वी पर वापस लौट के नहीं आएगा, पृथ्वी पर हमेशा के लिए निकल जाएगा, पृथ्वी पे वापस नहीं आएगा। जैसा कि अध्यात्म में बात होती है मुक्ति की, तो मुक्ति का मतलब अगर पृथ्वी से दूर भाग जाना है तो उस स्पीड से आपको इस पृथ्वी से भागना पड़ेगा ताकि आप उस पृथ्वी पर वापस ना आ पाए। तो वो स्पीड कुछ होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड।
ये कितना ज़्यादा स्पीड है, इसको थोड़ा-सा आपको कल्पना करने के लिए, अगर आप गाँव में हैं तो आपको सपोज़ करना पड़ेगा कोई नियरेस्ट टाउन जो कि करीब-करीब 10, 11, 12 किलोमीटर दूर पे हो, या पटना की मैं कल्पना करूँ तो महेंद्रू घाट से लगभग रेलवे स्टेशन मैं अनुमान लगाता हूँ कि कुछ 10-12 किलोमीटर होगा, या मैं विशाखापट्टनम में हूँ अभी फ़िलहाल, तो मरीपालम एक जगह है, वहाँ से लगभग कैलाशगिरी लगभग 11-12 किलोमीटर है। तो समझ लीजिए कि 11-12 किलोमीटर का स्पीड से उस ऑब्जेक्ट को हमको फेंकना पड़ेगा, तब वो ऑब्जेक्ट, वो वस्तु पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी। मतलब आप समझ लीजिए कि कितना स्पीड है। आप सिर्फ काउंट करने के लिए 1 बोले और उस 1 सेकेंड में, 1 काउंट करने का मतलब 1 सेकेंड हो जाता है, उस 1 सेकेंड में वो ऑब्जेक्ट, जैसे कि ये मार्कर पेन को मैं इतना जोर से फेंकना है कि वो कैलाशगिरी यहाँ से करीब 10-12 किलोमीटर जो दूरी पे है उतना दूर पे पहुंच जाना चाहिए, चाहे आर के बीच पे पहुंच जाना चाहिए, या पटना की बात करें तो महेंद्रू घाट से रेलवे स्टेशन पहुंच जाना चाहिए, या मैं अपने गांव की बात करूं तो मझौली या संझौली से विक्रमगंज पहुंच जाना चाहिए। इतना स्पीड से आपको फेंकना है, 1 सेकेंड और वो संझौली से विक्रमगंज पहुंच गया, पटना में महेंद्रू घाट से रेलवे स्टेशन पहुंच गया। इतना स्पीड, कितना स्पीड हो गया वो कल्पना कीजिए। हम लोग जो बाइक चलाते हैं वो 1 सेकंड में कितना किलोमीटर जाता है, 1 किलोमीटर की छोड़िए, मीटर में वो जाता है, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, इतना ही मीटर वो जाता है। किलोमीटर तो बहुत ज्यादा हो गया। तो आप कल्पना कीजिए कि कितना स्पीड से उस ऑब्जेक्ट को फेंकना पड़ेगा ताकि वो पृथ्वी से बाहर निकल जाए। वो आप कल्पना करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, खासकर आप अगर पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, अगर आप 12th क्लास तक, 10th क्लास तक भी साइंस पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो आपको ये सब बातें ना बहुत ही फालतू लगेगा कि यार ये क्या लेक्चर दे रहा है, आपको लेक्चर लगेगा। लेकिन दोस्त ध्यान रखना, ये मॉडर्न साइंस का एज है और इसके आगे फ्यूचर में जो एज आने वाला है वो साइंस का ही एज आने वाला है, ठीक है। तो ये रूढ़िवादी सोच के साथ, अंधविश्वास के साथ, जैसा कि मेरा दोस्त इंटर पढ़ते हुए भी बोल रहा है कि कोई आदमी मून पे नहीं जा सकता है, ये सब फालतू की बातें हैं, सब बकवास बातें हैं, ये सब किताब में ऐसे ही लिखा हुआ है। वो बकवास जिंदगी वो जी रहा है क्योंकि वो उतना जागरूक इंसान नहीं है, वो ठीक से पढ़ा नहीं भैया। 10th क्लास तक भी ठीक से अगर पढ़ लेंगे ना तो हमारा अच्छा खासा दिमाग काम करने लगता है। लेकिन अगर तोता के जैसा रट के सिर्फ एग्जाम पास करेंगे तो वो दिमाग काम नहीं करेगा। हमको दिमाग काम करने के लिए हमको इमेजिनेशन करना है, हमको कल्पना करना है, हमको विजुअलाइज करना है, हमको खुद सोचना है कि यार हम भी चांद पे उड़ के जा सकते हैं क्या। तभी आप कल जाकर एक साइंटिस्ट बनोगे, IIT एग्जाम क्लियर करोगे, या नीट में जाओगे, डॉक्टर इंजीनियर बनोगे, या IAS एग्जाम क्लियर करोगे। ये बात समझ लो। पढ़ोगे लिखोगे, ठीक से पढ़ने का मतलब यही है कि चीजों को आप ठीक से समझो। ये जो वीडियो बना रहा हूँ उसी समझ के बेसिस पे मैं बना रहा हूँ, न कि वो किताब को मैंने रट्टा मार के पढ़ लिया इसलिए बना रहा हूँ, नहीं। इस तरह से कोई चीज को समझाने के लिए, जैसा कि मैं बच्चों को भी पढ़ाया हूँ, 10th के भी बच्चों को, 12th के भी बच्चों को पढ़ाया हूँ, तो उसी समझ के बेसिस पे पढ़ाया हूँ, न कि रट्टा मारने वाला जो तोता रटन जो बुद्धि विवेक होता है। बुद्धि विवेक उसको नहीं बोलेंगे, उसको नॉलेज बोलेंगे, जो कि हम रट्टा मार लेते हैं। जैसे कि इसको हम रट्टा मार सकते हैं 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, सिंपली रट्टा मार लिए, एग्जाम में आया, इसके वेलोसिटी कितनी होती है अर्थ के लिए, तो 11.2 किलोमीटर। जस्ट उसके बारे में हम कुछ कल्पना नहीं किए, कुछ सोचे विचारे नहीं कि क्या होता है इसके वेलोसिटी, क्या होता है प्लान, क्या है इसका मतलब। इसका मतलब ये हुआ कि हम फेंक दिए तो चीज अर्थ से बाहर निकल गया, वो अर्थ पे गिरा नहीं। बाहर कहाँ गया, मून पे कोई जरूरी नहीं जाएगा, वो कहीं भी निकल जाएगा। मून उसका रास्ते में जाएगा तो मून उसको खींच लेगा और मून पे चला जाएगा। अगर मून से बच के निकल गया तो पता नहीं कौन से दूसरे प्लैनेट पे जाएगा, मार्स पे जाएगा, कहाँ जाएगा कुछ मालूम नहीं है। तो इस तरह से चीजों को समझना है भाई। ये जो अशिक्षित लोग हैं, जो जागरूक इंसान नहीं है उतने, उन सभी से मैं कहना चाहता हूँ भैया इस तरह से अपने को समझाओ, अपने को समझो, अपने बच्चों को भी कम से कम बच्चों को समझाओ। आप तो ऐसे ही निकल जाओगे, मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी वो भगवान जाने। अपने बच्चों को कम से कम इंटेलिजेंट बनाओ, जागरूक बनाओ। तो दोस्तों प्लान वेग का मतलब यह हुआ कि वो स्पीड जिससे कि हम किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ से इतनी स्पीड से फेंके कि वो अर्थ पे वापस नहीं आए। तो ये जो चंद्रयान है उसको भी हम लोग इसी टारगेट के साथ, उसी लक्ष्य के साथ हम अर्थ से भेजते हैं। अब उसको भेजने के लिए देखिए, मोटे स्तर पे समझिए कि ये जितना भी ये पोर्शन है 1, 2, 8, ये दोनों पोर्शन को 2, ये 1 और ये नीचे 3, ये 4 और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये 5। लेकिन ये इंपॉर्टेंट भले ही है, इसी में हमारा लैंडर होता है जो कि मून पे लैंड करता है, जिसका अभी चंद्रयान में 3 नाम रखा गया है, चंद्रयान 2 में भी विक्रम ही नाम रखा गया था।
विक्रम साराभाई साइंटिस्ट जो महान वैज्ञानिक है उनके नाम पे ये नाम रखा हुआ है। और इसके अंदर से एक रोवर निकलेगा जो मून पे उतरकर टहलेगा, देखेगा, वहां की जांच पड़ताल करेगा। तो उस रोवर का नाम रखा हुआ है प्रज्ञान। तो दोस्तों ये जो प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है, मतलब 1 2 3 4 5 में सबको, इस पोर्शन को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी ये जितने भी पोर्शन हैं, ये सभी पोर्शन क्या करते हैं, इसके अंदर ईंधन रखा हुआ है, इसके अंदर फ्यूल है, सॉलिड फ्यूल चाहे लिक्विड फ्यूल, चाहे प्रेशर के साथ गैस को भी इतना ज़्यादा प्रेशर डाल दिया गया है कि लिक्विड फॉर्म में चला गया है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वो दोनों। मतलब ये थर्ड स्टेज का फर्स्ट स्टेज होता है सॉलिड फ्यूल, सेकेंड स्टेज होता है लिक्विड फ्यूल, थर्ड स्टेज क्रायोजेनिक जिसको बोलते हैं, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों को काफ़ी हाई प्रेशर पर, जबकि ये गैस है लेकिन इतने ज़्यादा प्रेशर पे उनको प्रेस कर दिया जाता है कि लिक्विड फॉर्म में चला जाता है। जैसा कि आप गैस सिलेंडर एलपीजी जो गैस होता है वो गैस है, क्योंकि बाहर जब वो निकलेगा तो गैस फॉर्म में जलेगा, जब लाइटर जलाएंगे तो गैस निकलता है, लेकिन अंदर में वो लिक्विड है। उसी तरह से उसी लिक्विड फॉर्म में ये भी रखा जाता है। तो इसमें जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, मतलब सबसे पहले जो सॉलिड फ्यूल है वो इस पार्ट को, मतलब इतना ये पार्ट है, मतलब फर्स्ट पार्ट को समझ लिए सॉलिड फ्यूल है, इसमें ये पहले बर्न होता है, बर्न होके इसको कुछ ऊपर हाइट तक लेके गया। मतलब हमारा टारगेट है इसको इतना स्पीड दिलवाना, लगभग 10, और इसका ऑर्बिटल वेलोसिटी, मतलब जिस वेलोसिटी से वो अर्थ के चारों तरफ घूमने लगे, जो कि इससे थोड़ा सा कम होता है, 7.8 किलोमीटर, ऐसा 7.8 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो कहने का मतलब इसको इतने ताकत से फेंकना है, और ये 2-3 स्टेज में फेंका जा रहा है। एक स्टेज फर्स्ट पार्ट में फेंका जा रहा है, फिर सेकंड, ये जब फर्स्ट पार्ट की लिक्विड, मतलब इसका फ्यूल जब खत्म हो जाता है तब सेकंड पार्ट का लिक्विड जलता है, उसके बाद थर्ड पार्ट, फिर फोर्थ पार्ट, और उसके बाद ये ऊपर चला जाता है। मतलब ग्रेविटेशन, जब अर्थ का जो गुरुत्वाकर्षण जो बल है उसके एरिया से बाहर निकल जाता है, और तब जाके वो मून पर पहुंचता है। चाहे इसके पीछे और भी टेक्निक है, उसके पीछे और भी साइंस है। मतलब इसको पहले हम अर्थ के ही चारों तरफ ऑर्बिट कराते हैं, और फिर उसके बाद हम यहाँ से फिर अगेन एक इसके वेलोसिटी देते हैं, और फिर ये मून के पास जाता है, और मून के चारों तरफ फिर ये घूमता है, और हम सुटेबल टाइम एंड प्लेस दे के फिर उसको हम लैंड कराते हैं। तो बेसिकली मैं इस वीडियो में यही समझाना चाहता था, जो हमारे देश के कम पढ़े लिखे, या जैसा मेरा दोस्त, मुझे अपने दोस्त शंकर की याद आ गई कि वो किस तरह से आज से कुछ 30 साल पहले मेरे से आर्गुमेंट किया था कि आज आदमी मून पे कैसे जा सकता है। तो वो घटना मुझे याद आ गई, और मैं सोचा कि नहीं, इसको मैं थोड़ा सा एक वीडियो में डालते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में जो कुछ भी मैं बताना चाहता था बता चुका हूँ। मेरा पर्पस यही है कि देश के जो कोई भी कम पढ़े लिखे इंसान है, कम जागरूक इंसान है, जिसका साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड नहीं है, साइंटिफिक तरीके से नहीं सोचते हैं कि आदमी कैसे मून पे जा सकता है, उन्हीं लोगों को समझाने के लिए बेसिकली मैं ये वीडियो बनाया था। उसके बाद दोस्तों हमारे देश में करोड़ों ऐसे लोग हैं, मैं समझता हूँ कि कम से कम आधी जनसंख्या इस सोच में जीती है कि यार इतने करोड़ों रुपये हम बर्बाद कर देते हैं। बहुत से लोग इस तरह से बात करते हैं कि 900 करोड़, 600 करोड़, 400 करोड़, ये कुछ 1 2 3 जो चंद्रयान 1 2 3 के लगभग कॉस्ट में बता रहा हूँ। 1 पे कुछ 400 करोड़ खर्च हुए, 2 पे कुछ 900 करोड़ खर्च हुए, इस पे कुछ 600 करोड़ खर्च हुए। तो तीनों प्रोजेक्ट को मिलाएंगे तो करीब करीब 2000 करोड़ रुपये खर्च हो गए। तो बहुत से लोग हमारे देश के जो उतने जागरूक इंसान नहीं हैं, वो यही कहते हैं यार इतने पैसे तो बर्बाद कर देते हैं, इससे अच्छा ये होता कि हम कहीं कोई फैक्ट्री लगा देते जिससे कि हजारों लोगों को रोजगार मिलता। ये पैसे खर्च करने से क्या होगा, चांद पर जाने से क्या होगा, वहाँ का जो मिट्टी है या गैस है या वाटर है उसको हम चेक करके क्या कर लेंगे, वहाँ पर क्या बस्ती बसाना इतना आसान है क्या? पृथ्वी पे बस्ती बसाना मुश्किल होता है, यहाँ पर घर बनाना मुश्किल होता है, यहाँ पे करोड़ों गरीब लोग हैं उनके लिए घर नहीं बन पाता है, हम चांद पर जाकर क्या घर बनाएंगे। तो इस तरह की बातें करने वाले हमारे देश में करोड़ों लोग हैं। तो उनसे मैं कहना चाहता हूं कि दोस्त देखो, हमारे देश में लगभग 100 करोड़ ना गरीब बेरोजगार हैं। उनको बस मतलब है भोजन, कपड़ा, मकान, हमको एक रोजगार दे दो, हमारे बच्चे को शिक्षा मिल जाए, शिक्षा मिल के फिर उनको भी कुछ रोजगार मिल जाए, उनको भी ग्रुप डी का ही रोजगार दे दो। तो यार इस तरह से सोच के आप जियोगे ना
तो साइंस डेवलप नहीं होता है इस तरह की सोच से, ठीक है। साइंस डेवलप होता है, आपका माइंड डेवलप होता है इस तरह की सोच से। हम चांद पर जा सकते हैं, मार्स पे जा सकते हैं, हम पृथ्वी पे ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे कि सभी लोग सुख शांति से जिए। नहीं तो क्या होगा, आप जिस तरह से सोच रहे हो उस हिसाब से फैक्ट्री लगा दो, हजारों फैक्ट्री लगा दो और सबको रोजगार दे दो, सब फिर 4-4 बच्चे पैदा कर देंगे, फिर उनको भी रोजगार दे दो, फिर सभी 4-4 बच्चे पैदा करेंगे, फिर उनको भी रोजगार दे दो। मतलब यही काम करना है कि फैक्ट्री लगाते जाओ, हम लोग बच्चे पैदा करते जाएंगे और उनको रोजगार देते जाएंगे। इस तरह की सोच निकालो यार, नहीं तो ये इंडिया कभी डेवलप नहीं हो सकता है। पॉपुलेशन 150 करोड़ पहुंचा है ना, फिर 200 पहुंचेगा, फिर 300 पहुंचेगा, ठीक है। ऐसे तो अनुमान लगाया जाता है कि 170 करोड़ के बाद जनसंख्या धीरे धीरे फिर कम होना शुरू हो जाएगी। लेकिन इंडिया की लोगों की जो मानसिकता है ना, आधी से ज्यादा लोगों की जो मानसिकता है, उस हिसाब से 170 करोड़ क्या 200-300 करोड़ कितना पॉपुलेशन इंडिया का जाएगा, कोई ठिकाना नहीं है। तो उस मानसिकता से बाहर निकलो दोस्त, सोचो समझो कि साइंस कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो साइंस के साथ आप भी चलो यार। आइंस्टीन को देखो, गौतम बुद्ध को देखो, चलो गौतम बुद्ध तो बहुत पुराने हैं, आइंस्टीन को देखो यार। आइंस्टीन के लेवल पे जाने की सोचो कि आज से कम 100 साल बाद ही हर एक बच्चा E=mc² क्या होता है, E एनर्जी है, मास ये M मास है, C स्पीड ऑफ लाइट है। इस चीज को मैं चाहता हूं हमारे देश के 100% बच्चे अगले 50 सालों में समझें कि क्या है इसका मतलब, इतने साइंटिफिक माइंड बने, इतने साइंटिफिक इंटेलिजेंट बने, ठीक है। तो मेरा दोस्त का जो थिंकिंग है ना, उस थिंकिंग से ऊपर उठो, यही मैं अपने देश के सभी बच्चों से, सभी यूथ से चाहता हूं। तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा और नंबर 1 बनेगा। हम चाहते हैं ना कि हमारा देश दुनिया का नंबर 1 देश बने, तो ये तभी बनेगा जब हम साइंस में कुछ करने की सोचेंगे, साइंस में आगे बढ़ने की सोचेंगे, ना कि सिर्फ भोजन, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, ये हमारे बच्चे को शिक्षा, हमारे बच्चे को रोजगार, यही सब में लगे रहेंगे। ये सब में लगे रहेंगे नहीं, इससे ऊपर उठो, ठीक है। तभी हम देश और दुनिया में नाम कमाएंगे और नंबर 1। जैसा कि चंद्रयान 3 जो है वो एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया है भाई, कि जो मून है उसके साउथ पार्ट में, साउथ पोल में हमारा ये जो उतरा है, चंद्रयान का जो लैंडर है, रोवर है, ये इसका अपोजिट पार्ट में उतरा है। जिस पार्ट को हम लोग नहीं देख पाते हैं उस पार्ट में ये उतरा हुआ है, ठीक है। अभी तक वर्ल्ड में किसी भी देश ने ये रिकॉर्ड नहीं बनाया है जो इंडिया ने, जो हिस्ट्री बनाया है, जो इतिहास रचा है। तो ये बहुत बड़े गर्व की बात है यार। इस बात पे हमको सभी को गर्व करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। बाकी इस वीडियो के बारे में आप क्या कमेंट करना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको एक लाइक दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।